आज की सबसे पहली खबर, आर्मी चीफ का तुलबा से बहावलपुर के अंदर खिताब। आपको ये तो पता ही है कि पिछली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आर्मी चीफ और चंद जो सीनियर तरीन जनरल्स हैं या आर्मी चीफ के करीबी जनरल्स हैं, उनकी आपस में जो सलाह मशवरा हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की यूथ और स्टूडेंट्स, तलबा ज़ाहिर है वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं, उनको किसी तरीके से इंगेज किया जाए। उनकी राय हमारे बारे में अच्छी नहीं है, इसलिए एग्रेसिव किस्म की एंगेजमेंट की जाए और उससे उन स्टूडेंट्स को अपने पास लाया जाए। इसीलिए आपने देखा कि आर्मी चीफ भी इससे पहले तलबा से खिताब कर चुके हैं, रावलपिंडी के अंदर भी, और इसी तरीके से DGISPR मुतअद्दद यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं, लम्स, IBA, इसी तरीके से एक दो मदरसाज के अंदर भी वो गए, और जहाँ पर भी गए एक दास्तान छोड़ा है। उसके बाद जो कुछ वहाँ से हुआ, हाल ही में लम्स में से जो नतीजा आया वो आपने देख लिया। अब आर्मी चीफ साहब जब बहावलपुर में उन्होंने तलबा से बातचीत की है, तो वहाँ से एक नतीजा तो सेम आया है, और वो नतीजा है गूंगी वीडियो। जी हाँ, हमने आपको बताया है कि जो भी इंटरेक्शन होती है उसमें वीडियोस गूंगी जारी की जाती हैं। आप कहेंगे पिछली दफ़ा आर्मी चीफ ने आवाज़ के साथ एक वीडियो जारी की थी, तो आप लोगों ने उनका क्या हशर किया था। याद कीजिए, जब उन्होंने ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम के बारे में वहाँ पर बात की थी और तलबा के साथ ही बात की थी, और उसके बाद हु आर यू का ट्रेंड चला था पाकिस्तान में, तो वो शायद वाहिद आवाज़ के साथ DGISPR साहब ने भी हमेशा अपनी गूंगी वीडियोज़ ही जारी की। तलबा से मिलने के बाद खिताब करते हुए पीछे कोई तराना चल रहा होता है, नगमा चल रहा होता है, आखिर पर तालियों की आवाज़ आती है, और हाँ, कभी कभी जब ये नशस्त ख़त्म हो जाती है तो स्टूडेंट से अपनी मर्ज़ी के बयानात की छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करवा के वो जारी किए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही काम दोबारा से, मेरा ख्याल है कि लेसन लर्नड, पिछली दफ़ा आर्मी चीफ साहब बोले थे, और जब बोले थे तो अवाम बदले में बहुत ज़्यादा फिर बोल गई थी, और वो याद कीजिए हु आर यू का कॉन्सेप्ट था, हाथ पाँव काट देने की बातें आर्मी चीफ ने की थी, कुरान की आयत बताई थी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़ा होता है उसके हाथ और पाँव काट देने चाहिए। ये पता नहीं फ़ैसला कैसे हो गया था कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके ख़िलाफ़ खड़ा है, ये शायद खुद से ही फैसला कर लिया गया था। लेकिन बहरहाल वो जब बोले थे तो उन पर शदीद तनकीद हुई थी। मेरा ख्याल वहाँ से लेसन लर्न करके इस दफ़ा पहली लर्निंग तो ये हुई कि बहावलपुर में दोबारा से पुराना अरेंजमेंट वापस आ गया है, और वो है कि गूंगी वीडियो जारी की गई है। आर्मी चीफ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, तलबा तालियां बजाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं है, तो एक तो गूंगी वीडियो है पहली चीज़। अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बड़ी तगड़ी बात है, बड़ी जज्बाती बात भी है। माएँ भी अजीम हैं, पाकिस्तान भी अजीम है। अब पहला सवाल तो मेरे जहन में टू बिगिन विद आता है, अगर जान की अमान पाऊँ, कि क्या 1971 में अजीम माएँ नहीं थीं? क्या अजीम माओं ने बच्चों को पैदा नहीं किया हुआ था 1971 में? या तब वाली माएँ अजीम नहीं थी, अब वाली माएँ अजीम हैं? क्योंकि जो कुछ हुआ वो आपके सामने ही है। 1971 में हमें नुकसान तो पहुंच गया, क्योंकि उससे पहले और बाद में हमें अक्सर वही फिल्मी डायलॉग बताए जाते हैं कि पाकिस्तान कभी ना टूटने के लिए बना है। पाकिस्तान 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात को बना था, पाकिस्तान ने रहती दुनिया तक कायम रहना है। ये हमें जज्बाती डायलॉग बताकर और सेंसेशनलिज्म बेचकर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। हालांकि हमने देख लिया 16 दिसंबर 1971 को कायदे आज़म का बनाया हुआ आधा पाकिस्तान टूट चुका है। उस वक्त भी अजीम माएँ थीं, अजीम माओं ने बच्चे भी पैदा किए थे, जो ज़ाहिर है लड़े भी होंगे, कुर्बानियाँ भी दी होंगी, लेकिन हम पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। तो इसमें माओं का कसूर नहीं है, पहली बात ये। दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी, तो मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, और वो ये बता देता हूँ कि माएँ तो आज भी बच्चों को निछावर कर रही हैं, लेकिन आज की जो अजीम माएँ हैं वो अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर खलीजी ममालिक, यूरोप और अमेरिका के ऊपर निछावर कर रही हैं। अब आप कहेंगे मैं माओं का मजाक उड़ा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी माएँ साझी होती हैं, माओं का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जब बच्चे डिंकी लगाकर बेरहम लहरों के थ्रू यूरोप या अमेरिका पहुँचते हैं, और वो बच्चा घर से निकलता है एक छोटा सा बैग लेके, कपड़ों वाला, पैसे उसकी जेब में जितने होंगे वो आपको अंदाज़ा ही होगा, डिंकी वही लगाएगा। अगर किसी के पास पैसे होंगे तो वीज़ा लगवा कर जहाज़ के ज़रिए जाएगा कहीं पे, डिंकी पे तो वही बेचारा जाएगा जिसके पास पूरे पूरे पैसे होंगे। तो जब माँ उसे भेज रही होती है तो उसे पता होता है कि कम अज़ कम 70% चांस ये हैं कि मेरा लाल आगे नहीं पहुँचेगा, और ये समंदर की लहरों की नज़र हो जाएगा। वाकई वो माएँ अजीम होती हैं जो अपने बच्चों को उन लहरों की सुपुर्द करती हैं। किस लिए? क्योंकि उनके बच्चों के जो ख्वाब होते हैं वो उन्हें पाकिस्तान में पूरे होते हुए नज़र नहीं आते।
ये जो अजीम माएँ हैं, ये आजकल अपने बच्चों को उन लहरों की सुपुर्द कर रही हैं और नज़र कर रही हैं। अक्सर इन अजीम माओं के बच्चे हम समंदर में, मेडिटेरेनियन समंदर के अंदर डूबते हुए सुनते हैं। ये माएँ दिल से अपने बच्चों को नहीं भेजती, बहुत ही मुसीबत में भेजती हैं, बड़ी तकलीफ़ में भेजती हैं। दूसरी बात ये कि अगर माएँ इसी तरीके से बच्चे लहरों की सुपुर्द करती रहीं, तो ज़ाहिर है ये दुख उन्हीं माओं का है, लेकिन किसी न किसी का कसूर तो है ये माएँ इस हद तक और ये बच्चे इस हद तक पाकिस्तान से मायूस क्यों हुए हैं कि उन्हें अब समुंदर की इन लहरों की तरफ जाना पड़ता है। 13-13, 14-14 साल के बच्चे हैं। जी हाँ, जो लाशें मिलती हैं, जो मरने वाले मिलते हैं, जो बाद में डाटा मिलता है, पता चलता है 14-14, 15-15, 13-13 साल के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान से मायूस होकर जा रहे हैं। किसने मायूस किया है? इन माओं को। ये जो अजीम माएँ हैं जो अपने बच्चों को आज लहरों पर निछावर कर रही हैं, आपका कहना तो ये है कि अजीम माएँ जब तक पाकिस्तान पर बच्चों को निछावर करती रहेंगी, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो फिर इन माओं के जज्बात को नुकसान किसने पहुंचाया है? ये चोर, डाकू, लुटेरे पिछले 70 साल से ये आप ही के मुसल्लत किए हुए हैं। इन माओं को इस हालत तक आप ही ने, आपका मतलब आपके जो पहले वाले थे, जिन्हें हमेशा से करप्ट पॉलिटिशियन पसंद है, जिन्हें हमेशा से करप्ट लोगों को एनआरओ देना और उनके साथ डीलिंग करना पसंद है, ये उन्हीं का किया हुआ है सारा कुछ कि आज इन माओं को अपने बच्चों को जो है वो निशावर करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह का अमनो अमान है, अमनो अमान के अंदर, मीन सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर हम पूरी दुनिया में थर्ड वर्स्ट रैंकिंग कंट्री में कैटेगराइज हुए हैं। हमसे नीचे सिर्फ माली और नाइजीरिया है। हम नंबर 1 बनने के बिल्कुल करीब करीब हैं। अब बताइए, माएँ क्या अजीम माएँ अपने बच्चों को यहाँ निछावर करें, या फिर वो चाहती हैं कि यहाँ भी बच्चों ने शहीद होना है या मरना है या खुदा के पास जाना है? तो चलो 30% चांस तो है, अगर लहरों में से निकल के आगे चले गए तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी बच जाए, हो सकता है वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार लें। क्योंकि ना ही पाकिस्तान में हमने उनके लिए कोई ख्वाब छोड़ा है, ना बराबर की तालीम छोड़ी है, ना सेहत छोड़ी है। आज गालिबन 9 से 10% लोगों को हेपेटाइटिस सी है पाकिस्तान में। आज 1.25 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है जो हेपेटाइटिस सी में है। आज 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। 26 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। ये इन्हीं अजीम माओं के बच्चे हैं। या फिर वो जो 26 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 2 करोड़ 60 लाख, उनकी माएँ अजीम नहीं हैं, वो बच्चे अजीम नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो बच्चों को निछावर करके तरक्की नहीं करती। वहाँ पर मोटो ये नहीं है कि माएँ, अजीम माएँ बच्चे पैदा करती जाएं और कौम पर निछावर करती जाएं। नहीं, अजीम कौमें अपने बच्चों को तालीम देती हैं, सेहत देती हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पर 100 लोग लड़ सकते हैं, वहाँ पर एक हुनरमंद टेक्नोलॉजी से लेस शख्स या बच्चा जो है वो 100 के मुकाबले में 2 बच्चे जो हैं उस पर भारी आएंगे। तो अजीम कौमें जो हैं वो अपनी जो जनरेशन्स हैं उनको उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। वो उनकी तालीम पर, सेहत पर, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं, ना कि ये जज्बाती जो पुराने डायलॉग हैं, रवायती डायलॉग हैं हमारे, हमें किताबों से बाहर आना चाहिए। ये डायलॉग हम बोल बोल कर अभी तक लोगों को बस बेवकूफ़ बनाते आए हैं। हमारी औकात जो है वो पूरी दुनिया के अंदर टके की नहीं रही। आपको पता ही है, हम तो किसी ज़माने में ये मुहावरे में कहते थे कि तेरी 2 टके की औकात है। बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, उनको नीचा दिखाने के लिए, आज वाकई हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 टके के बराबर हो गया है। तो वाकई हमारी औकात जो है वो अब 2 टके की नहीं रह गई, उससे ऊपर की हो गई है। सिक्योरिटी शोबे में मैं आपको बता ही चुका हूं जो कुछ है। ये जो हमारे डायलॉग हैं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा, बाल बीका नहीं कर सकता कोई भी हमारे मुल्क का, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, वगैरह वगैरह, हजूर वाला, इन डायलॉगों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो नौजवान हैं ये ऐसी बातों पर हंसते हैं। ये मॉडर्न इरा के नौजवान हैं, टेक्नोलॉजी से लेस हैं इनमें से बहुत सारे। जो तो बेचारे नहीं हैं, जिनका मैंने आपको बताया 2 करोड़ 60 लाख तो अभी स्कूलों से बाहर हैं, और इससे पहले भी स्कूलों से बाहर होंगे। तो एक करोड़ों की जनरेशन हमने जिनको तालीम ही नहीं दी, वो बेचारे तो चले शायद ना समझ पाते हों, वो आपकी जज्बाती बातों में आ जाते हों, लेकिन बड़ी तादाद जो स्कूलों में जा पाती है वो अब आपकी ऐसी बातों के ऊपर हंसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1971 में, जैसे मैंने कहा कि कौमें, माँ भी अजीम थी, माएँ भी अजीम थीं, कौमें भी अजीम थीं, कौम भी अजीम थी, माएँ भी अजीम थीं, बच्चे भी पैदा किए, निछावर भी करने वाली माएँ थीं, लेकिन फिर मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। कल ही एक बच्ची ने टेलीविज़न पर बताया कि ये जो मुसल्लत करदा चेहरे हैं जब हमारे सामने आते हैं तो हम टीवी चैनल बदल लेते हैं। जी हाँ, ये 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि एक बच्ची ने टेलीविज़न पर आकर ये कहा कि जब मरियम नवाज़ की तस्वीर सामने आती है तो हम चैनल बदल लेते हैं। अब बजाय इसके आप उन बच्चों को जवाब देने की, आप ये मैसेज देते हैं कि जब तक अजीम माएँ बच्चों को निछावर करेंगी पाकिस्तान रहेगा। आप पर इस वक्त जो इल्ज़ाम है वो इलेक्शन चोरी करने का है, आर्मी चीफ साहब।
आपको उसका जवाब देना पड़ना है। कौम उसका जवाब मांग रही है और उसका जवाब एक ही तरह से है कि आप अपने आप को सियासत से अलग करें, आप अपने गैर आइनी काम से अपने आप को अलग करें, आइनी हदूद में वापस लेकर जाएं, जो आपका दिफा का काम है उसके ऊपर फोकस करें और कौम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको हुकूमत करने दें। जो जंगें हैं या दिफा है मुल्क का, वो फौजें नहीं कौमें करती हैं और कौम को इकट्ठा रियासत ने करना होता है। लेकिन ऐसी रियासत कभी भी कौम को इकट्ठा नहीं कर सकती जो कौम का जो इज्तमाही शऊर है उसे ही लूट ले, जो कौम की जो इज्तमाही सोच है उसे लूट ले और उनके ऊपर डाकू चोर लफंगे जो हैं उनको लाकर बिठा दे और फिर ज़बरदस्ती ये क्लेम करे कि अब आप हम इनको क्योंकि ले आए हैं तो अब आपने इन्हें हर सूरत फॉलो करना है। अब आप ये मतलब बातें तो कर सकते हैं लोगों से, ये सारी की सारी बातें, जैसे कुछ अर्सा पहले मुनीब फारूक साहब ने भी कहा था कि आर्मी मकबूलियत से नहीं डरती, आर्मी चीफ मकबूलियत से नहीं डरते। उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके टाउट ने कहा था टेलीविजन पर। तो अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना और आपको मकबूलियत की कोई फिक्र नहीं, जैसा कि मुनीब फारूक ने हमें बताया था, तो फिर आप ये स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में क्या करने जा रहे हैं? फिर आप ये बच्चों के आहनी हाथों का सामना कैसे करते हैं? फिर लम्स के बच्चों ने जो कुछ किया वो आपके साथ क्यों हो रहा है? आपको मकबूलियत की फ़िक्र है और कबूलियत की भी फ़िक्र है। आपको पता है कि अवाम में अब वो मकबूलियत नहीं रही, उसी मकबूलियत को लेने के लिए ही आपको यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है। आपको फ़र्क पड़ता है, ये अलग बात है कि आपके टाउट हमें बताते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अब आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल अपोजिट है। DG SPR भी जा रहे हैं, आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। तो ये पहली खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। अगली खबर जो है वो आपके सामने वज़ीरिस्तान से रखते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज ईद के मुकाम पर फिर एक बम हमला किया गया है और जानलेवा साबित हुआ है। बमबार के हमले से 2 हमारे फौजी शहीद हो गए। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, हमारे 2 फौजी शहीद हो गए। इसी तरह लाहौर में एक पुलिस कांस्टेबल को, जिसका नाम कुर्बान अली है, उसको तालिबान के गुल बहादुर जो उनका ग्रुप है, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि उन्होंने ऑल द वे लाहौर आके एक पुलिस कांस्टेबल कुर्बान अली को वहाँ पर शहीद कर दिया है, उसका कत्ल कर दिया है। अब इसकी भी अभी मौमा बाहर निकलेगा। जिम्मेदारी तो उन्होंने कबूल कर ली, क्यों किया है, इसमें क्या पीछे बैकग्राउंड है, ये जब हमें पता चलेगा तो आपके सामने रखेंगे। तीसरी तरफ बहुत ही खतरनाक खबर है, ये आर्मी चीफ साहब के मैं गोशगुजार रखना चाहता हूँ क्योंकि वो तो आजकल चोलिस्तान जाते हैं, मेला मवेशियाँ जाते हैं, या स्टूडेंट्स को जाकर कुरानी आयात का बताते हैं, या ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, इन कामों में मसरूफ़ हैं। तो आपको बता दें कि आप ही के पाकिस्तान में दूसरी तरफ क्या होता रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधु देश आर्मी, इनका एक बलूचिस्तान और सिंध की ये अस्करियत पसंद या अलहदगी पसंद, या आप इन्हें टेररिस्ट कह लें, जो आपने इनको कहना है, वो तंजीमों का इजलास हुआ है। ये इजलास 3 दिन जारी रहा है। मैं नहीं कह रहा, BBC रिपोर्ट कर रहा है, स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। BBC ने रिपोर्ट किया बाकायदा इन लिबरेशन फ्रंट्स और आर्मीज़ जो भी इन्होंने बनाई हुई हैं उनके नाम लेके, और वो ये कह रहे हैं कि ये इजलास बलूचिस्तान और सिंध की पहाड़ियों पर 3 दिन तक जारी रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर ये इजलास होता रहा है, ये BBC रिपोर्ट कर रहा है। और इस इजलास के बाद उन्होंने अपना एलामिया भी जारी किया है। इसको कहते हैं रियासत के अंदर रियासत बनना। उन्होंने अपना एलामिया जारी किया और एलामिया में क्या कहा है उन्होंने कहा एक तो बलोच कौमी फ़ौज की तश्कील देंगे। आप बलोच कौम पर मुश्तमिल एक पूरी बलोच कौम जहाँ जहाँ है वहाँ पर एक फ़ौज की तश्कील देंगे जो पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ेगी। ये एलामिया का पहला हिस्सा है। चीन के प्रोजेक्ट्स के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे। जो चीनी इंजीनियर्स या दूसरे प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं उनको मज़ीद टारगेट किया जाएगा, कत्ल करने की कोशिश की जाएगी, उन पर दहशतगर्दी की जाएगी, मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पहले ही आपके अपने वज़ीर दिफा में बताते हैं कि कई दिन एक गाड़ी बारूद लेकर पाकिस्तान में घूमती रही और आखिरकार उसने अपना ठिकाना ढूंढ कर, कई दिन, वो शायद चमन से या पता नहीं किस जगह से वो दाखिल हुई, पूरा उसने हज़ारों मील का सफ़र तय किया और जाकर कराची में उसने चीनी शहरी जो यहाँ पर थे, हाई वैल्यू चीनी टारगेट जो था उसको टारगेट किया और उसकी गाड़ी को बम से उड़ा दिया। जाके वो गाड़ी जो बारूद से भरी थी वो उसमें टकरा दी और उससे 2 चीनी, मेरा ख्याल हाई वैल्यू जो पर्सनालिटीज़ थी, उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद से चीन के भी हमारे साथ ताल्लुकात जो हैं वो सर्द गर्म है, वो भी आपको पता है। तो उन्होंने एक तो चीनी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मजीद कार्रवाइयों का फैसला किया अपने एलामिया में, और तीसरा पाकिस्तान आर्मी के जवानों के खिलाफ गरीला कार्रवाइयों में ही इजाफा करने और उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये एलामिया जारी हुआ है, लिखा हुआ एलामिया जारी हुआ है, BBC ने इसे रिपोर्ट किया है। लेकिन हमारी अब दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं,
अब मैं आपको बताता हूँ। हम क्योंकि नंबर 1 है, इसलिए हम सबसे पहले अहमद फराद जो कश्मीरी शायर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, क्योंकि वो इंसानी हकूक़ की बात करता है, और हमने उसे तोड़ना है। पहले हमने ISI से उसे उठवाया, वो बाज नहीं आया, हमने उसकी बीवी पर कत्ल का मुकदमा डाल दिया, बार बार रिमांड उसकी बीवी का दिलवाया। आज तो हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जब उसकी बीवी ने आकर अदालत में बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया गया है, तो जो जज साहबा थी शाइस्ता कुंडी, जी हाँ शाइस्ता कुंडी, और शाइस्ता कुंडी नामी जज साहबा थी, उन्होंने भरी अदालत में अहमद फराद की बीवी को कहा कि अगर आपके जिस्म पर तशद्दुद कोई निशानात हैं तो कमीज़ उठाइए और दिखाइए। अदालत भरी हुई थी और मर्दों के साथ भरी हुई थी वहाँ पर, और जज शाइस्ता कुंडी वहाँ पर कह रही हैं कि अपनी कमीज़ उठाइए और दिखाइए आपको कहाँ ज़ख्म आए। हालांकि जज साहबा मेडिकल का ऑर्डर कर सकती थी, ये अलग बात है कि मेडिकल बाद में ठीक नहीं होना था, और हाँ अगर उन्हें निशानात देखने थे तो अपने चैम्बर में ले जाती, उनसे इजाज़त लेती कि क्या आप एक खातून पुलिस एहलकार को 1 या 2 को साथ ले जाती, और वहाँ पर उन्हें ये रिक्वेस्ट कर लेती कमरे में अलग जहाँ पर मर्द ना होते। लेकिन हमारी मसरूफियत आजकल ये है, हम अहमद फराद और उसकी बीवी को तोड़ने में लगे हुए हैं। फिर PTI के घरों के ऊपर जो छापे हैं, मार धाड़ है, उनको हमने सीधा करना है हर सूरत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पीछे लगे हुए हैं हम, उनके पासपोर्ट कैंसिल करने हैं, उनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल करने हैं। फिर नंद और भावज की चैट हमने लीक करनी है, पहले वो ट्रैक करनी है, लीक करनी है, फिर उसको उसमें से जाली चैट शामिल करनी है, मर्जी के मफहूम निकालने, मर्जी के लफ्ज़ डालने, और हम इन चीज़ों में मसरूफ़ हैं। और दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो मेला मवेशियाँ और तलबा के साथ बातचीत में मसरूफ़ हैं, और मैंने जो कुछ एदक में हुआ वो भी आपके सामने रख दिया, जो बलूचिस्तान लिबरेशन और रिपब्लिकन गार्ड्स और पता नहीं कौन कौन मिलके इजलास कर रहा वो भी आपके सामने रख दिया। अगली खबर आपके सामने रखेंगे, खुजदार हमला, JUI फे के 2 रहनुमा जो हैं वो हलाक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। खुजदार के अंदर भी दहशतगर्दी में JUI फे के 2 एहलकार जो थे या रहनुमा थे उनको खुजदार में टारगेट करके मार दिया गया है। ये मामला जो है चल रहे हैं। और भी खबरें थी लेकिन अभी वक्त ज़रा थोड़ा पूरा हो गया। जाते जाते आपके सामने हिंदुस्तानी क्रिकेटर हैं युवराज सिंह को तो आप जानते हैं, 90s में उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। उनके वालिद योगराज सिंह एक हिंदुस्तानी एक्टर भी हैं, वो पंजाबी मूवीज़ के अंदर उन्होंने एक्टिंग भी कर रखी है और वो क्रिकेटर भी रहे हैं हिंदुस्तानी पहले। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या फरमाया है, चलते चलते आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ एक सवाल और, चलो, क्या आप इमरान खान को कभी जेल में मिलने गए हैं, जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, इंसानियत के लिए लड़ रहा है, तुम लोगों के लिए लड़ रहा है? अरे आप लोगों को लाके उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, गौरव वर्ल्ड कप जिता दिया जबकि वो 42 साल की उम्र के थे। क्या कभी उनको कोई मिलने गया है? नहीं। हम अमृतसर में खेल रहे थे, मैं नॉर्थ जोन की टीम से खेल रहा था, इंडिया में कमबैक कर रहा था टीम में, और विष्णु सिंह बेदी हमारे कैप्टन थे। तो सडनली हम सब लोग बैठे थे, तो बात आई, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया, उठो आ गया उठो आ गया। तो सब पाकिस्तान के प्लेयर उठ के खड़े हो गए। मैंने कहा कौन आ गया? तो मुड़ के देखा तो इमरान खान सब उतरते आ रहे पौड़ियों से। चलो भाई चलो मुंडे शाबाश, चलो भाई बचा गया, राउंड मारांगे। तो इमरान खान के बारे में मैं क्या कहूं? मैं ये कहूंगा इतना खूबसूरत, इतना बड़ा इंसान, इतना एजुकेटेड, और दूसरे के लिए क्या जरूरत पड़ी थी कुछ करने की? आज वो जेल में बैठे, किसके लिए बैठे? अपने देश के लिए बैठे हैं, अपने देशवासियों के लिए बैठे हैं। वो एक देश को इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन ये बदकिस्मती है कि हम इंप्रूव होना नहीं चाहते। बाबर क्या प्लेयर है सर, क्या बॉलर्स हैं! अरे 150 मील की स्पीड पे, किलोमीटर की स्पीड पे बॉल करते हैं, हैंडसम। लेकिन बच्चों को संवारने वाला एक बाप चाहिए, मेंटर चाहिए, कोच चाहिए, माँ चाहिए, गले लगाने वाला चाहिए। बैठ के गालियां देते, ये बैठ के गालियां टेलीविजन पे दे रहे हैं, मुझे बताओ, सारी दुनिया वालों से पूछता हूँ, कितनी अच्छी बात है। मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अरे हीरे कभी कभी मिलते हैं, कोहे नूर का हीरा कभी कभी मिलता है, उसको तोड़ो मत। उस आदमी की बात सुनो, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। क्यों हम अपने देश को खराब कर रहे हैं? मैं चाहता हूं सारे खुश रहें, सब तरक्की करें, सब एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन से रहें। इमरान खान, मेरा बड़ा दिल करता है कि बार उनको मिलने का। मेरा मैसेज भी पहुंचा दीजिए कि आप सच्चे रास्ते पे जा रहे हैं, खुदा हमेशा आपके साथ है। आपने सुन लिया उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा, और जिन क्रिकेटर्स को इमरान खान ने डेवलप किया, ग्रूम किया, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ बनाया, उनके बारे में क्या कहा है आपने सुन लिया। मेरा कोई तज्जिया नहीं, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।